मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय हमें आपस में जो रिश्ते होते हैं उनमें क्या मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि रिलेशंस के बीच में ग्रहों का क्या संबंध है, किस ग्रह से किस रिलेशन का नाता है और उस रिलेशन से हमें आपस में क्या मिलता है, वो कैसे गवर्न होते हैं और कौन से भाव किस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और उनके कौन कौन स्वामी हैं और वो कैसे फल देते हैं। आज का विषय यही, आज हम इस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला घर होता है इसे लगन कहते हैं। इससे खुद की पर्सनालिटी को देखते हैं, यानी हमें अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखनी चाहिए। जितना ही अधिक हम अपने को स्ट्रांग बनाएंगे, हमारी पर्सनालिटी उतनी ही मजबूत बनेगी और हम अपना प्रेजेंटेशन दूसरों के सामने अच्छा रख पाएंगे। दूसरा घर ये कुटुंब भाव का है और इसमें हम अपने परिवार को देखते हैं, धन को देखते हैं और अपनी आय यहाँ से देखते हैं, पर पैतृक आय को भी कुटुंब भाव से देखते हैं, जो हमें अपने परिवार से धन मिलने वाला है। तीसरा घर ये हमारे सगे भाई और बंधुओं का और इसके अतिरिक्त हमारे अपने साहस का, पराक्रम का और अपने मित्रों का भी होता है। द्वितीय घर पड़ोसी का भी माना जाता है। इसके बाद चतुर्थ भाव में जब हम आते हैं तो यहाँ से हम माता को देखते हैं, सुख को देखते हैं, संपत्ति को देखते हैं, वाहन इत्यादि को देखते हैं। पंचम भाव में हम जब आते हैं तो यहाँ से हम अपनी संतान देखते हैं, विद्या देखते हैं, प्रेम देखते हैं। छठे घर में हम जो रिश्ते देखते हैं उसमें हमारे कज़न रिलेशंस आते हैं, जिसमें चाचे, ताए, मामे, नाने इत्यादि सब कज़न रिलेशन हम छठे भाव से देखते हैं। सप्तम से हम स्पाउस को, अपने लाइफ पार्टनर पत्नी को देखते हैं और बिजनेस को भी देखते हैं। अष्टम भाव से फिर 6, 8, 12 से सारे कज़न रिलेशन देखे जाते हैं। यहाँ से भी हम ताए इत्यादि को देखते हैं, ताए, मौसा, जीजा, इस टाइप के रिलेशंस को देखते हैं। नवम से पिता का विचार करते हैं और ये भाग्य का भी है, जिससे हम खर्च करने के लिए इस जन्म में लाए होते हैं। 10वीं से हम कारोबार देखते हैं। इसके अतिरिक्त भांजा, भांजी और जीजा को देखते हैं। 11वें घर से हम अपने बड़े भाई बहन देखते हैं, दामाद देखते हैं और बहू देखते हैं। 12वें घर से हम सब बड़ों को देखते हैं। जितने भी हमारे बड़े हैं वो सब बृहस्पति हैं और आदर के योग्य हैं। सब बड़े गुरुजनों को हम बृहस्पति से देखते हैं। अब आइए समझें कि ये जो ग्रह हैं, जो जिस घर को प्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और कौन सा ग्रह किस घर को प्रेजेंट करता है। जैसे बृहस्पति है, अब ये सब बड़ों को प्रेजेंट करता है। इसके लिए हमें अपने गुरु को, अपने पिता को, आचार्य को, मंदिर को आदरपूर्वक देखना चाहिए, उनका पूरा आदर करना चाहिए। और बृहस्पति अगर कुंडली में खराब है, यदि 6, 8, 12 में गया है, कमज़ोर है, अष्ट है, तब तो हमें ये नियम ही बनाना है कि हम बड़ों को प्रणाम करके ही अपने काम शुरू करेंगे। और आगे बढ़ें, बुध को देखें। बुध हमारे कज़न रिलेशंस को प्रेजेंट करता है। जितने भी छोटे हैं, जैसे हमारे बुआ, चाचे, ताए और जितने ताए तो नहीं आएंगे, चाचे, चाची और जिनको हम सम्मान देते हैं, वो जितनी लेडीज़ ग्रुप, उन सब में बुध को देखते हैं। अगर हमारी कुंडली में बुध अच्छा है तो हम इनका सम्मान अच्छी तरह से करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। अगर कहीं बुध कमज़ोर है तो हमारे इन रिश्तों पर असर पड़ता है। अगर कुंडली में बुध कमज़ोर है तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने इन रिश्तों का जो बुध से गवर्न हो रहे हैं, यानी अपने छोटों का, फिर हम आदर, सम्मान, प्यार जताएं और उसे मजबूत करें, उन्हें कुछ न कुछ उपहार दें, रिलेशन अच्छे बनाएं, बातचीत उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से करें ताकि हमारा बुध मजबूत हो। इसके बाद में अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल हमारे सगे भाई बहनों को प्रेजेंट करता है। तो अगर मंगल कमज़ोर है
तो फिर हमें अपने सगे भाई बहनों से बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें हम कुछ ना कुछ कर अवश्य देते रहें और उनसे बात संभाल के रखें, यानी बना के रखें। जिन रिश्तों को हमें मजबूत बनाना है, जिनसे लाभ लेना है, उसके लिए हमें अपने दिल में सम्मान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी सेवा करनी चाहिए और वो किस प्रकार प्रसन्न होते हैं इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब मंगल के बाद हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि अगर हमारा शुक्र जो कि हमारे प्रेम का कारक है, और अगर हमारा शुक्र हमारा पार्टनर स्पाउस जिससे हमारी सारी खुशी है, तो हम उसे देखें कि वो अगर कहीं कमज़ोर तो नहीं, क्योंकि सारी खुशियाँ शुक्र से संबंधित जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं जगत का ऐश्वर्य या अपने लाइफ पार्टनर से, तो हम शुक्र को मजबूत करें, यानी अपने स्पाउस अपने लाइफ पार्टनर को सदा खुश रखें। अगर जितना हम उन्हें खुश रखेंगे उतना ही अधिक हमारा शुक्र मजबूत होगा। चंद्रमा को देखें, ये चतुर्थ भाव का स्वामी है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा ठीक है तब भी अपनी माता का हम सदैव आदर करें, और अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो हमें अपनी माता की सदैव सेवा करना चाहिए। तो जितना हो सके अपनी माँ के निकट रहें, और अगर नहीं निकट रह सकते तो दूर रह करके भी उनके प्रति आदर भाव सम्मान, या माता के समान स्त्री का आदर सम्मान हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनि सेवकों को प्रेजेंट करता है। अगर हमारे सेवक हमारे वहाँ काम करते हैं तो हम उनके प्रति अच्छा भाव रखें, उन्हें नीची नज़र से ना देखें, उन्हें डांटे फटकारें, दुर्व्यवहार ना करें। उनका जो पारिश्रमिक बनता है उसे हम ठीक से पे करें और कुछ ना कुछ अलग से भी देते रहें, तो फिर हमारा शनि मजबूत होता है, हमारा कार्य व्यापार अच्छी तरह से चलता है, और जो समस्याएं आ रही होती हैं वो लगभग खत्म होती हैं। ये हमारा जो नवम भाव है ये हमारा भाग्य भी है और पिता का भी है। अगर हमारा इस बृहस्पति इसका स्वामी बृहस्पति बनता है तो हमें अपने, पहले भी मैंने बताया कि अपने सब बड़ों के साथ अच्छे संबंध रखें, तो पिता से सदैव अच्छे संबंध रखें, उनके पैर छुएं, उनसे आज्ञा लेके काम करें, जहाँ तक बन पड़े अपने पिता के साथ रहें, और दूर भी हो तो पिता से बातचीत कम्युनिकेशन बना के रखें, जहाँ तक हो सके उनसे पूछकर उनकी मंत्रणा से काम करें, तो फिर ये बृहस्पति मजबूत होगा। बृहस्पति के मजबूत होने से तो 5 घरों का फल समझता है, द्वितीय घर का समझता है, पंचम का समझता है, सप्तम शादी का समझता है, नवम भाग्य समझता है, दसम कार्य, और ये 11th हमारा लाभ का घर भी समझता है। इस प्रकार अगर ध्यान से देखें तो बृहस्पति को अगर मजबूत करते हैं तो हमारे 5 घर बल्कि 6 घर का फल समझता है। स्त्रियों के लिए तो वो सुहाग होता है सप्तम, तो उसको मजबूत रखने से बृहस्पति को सौभाग्य बढ़ता है। इस प्रकार बृहस्पति को तो हमें प्रथम प्रसन्न रखना ही रखना है। अब राहु केतु आते हैं, तो राहु के लिए हम जो अपंग लोग होते हैं, आश्रित लोग होते हैं, जो हमारे अधीनस्थ होते हैं, जिनकी सहायता हमारा कर्तव्य बनता है, हम उनकी उपेक्षा ना करें। चाहे वो अपंग हमें बाहर मिले या हमारे घर में ही कोई मौजूद हो, या जो मेरे आश्रित हो गया हो जिसका अब कोई नहीं, हम उसकी देखभाल ठीक से करें तो राहु प्रसन्न होता है। अब केतु की बात करते हैं। केतु कुंडली में कहीं भी बैठे हों परंतु वो मोक्ष के कारक होते हैं, तो हमको अपना जुड़ाव आध्यात्मिक रखना चाहिए, ईश्वरोन्मुख हों, पूजा प्रार्थनाओं में विशेष ध्यान दें, और संसार से हटकर हमारा जीवन में आने का कोई उद्देश्य होता है इसको समझें, महसूस करें, और इसके बाद उस पर अपना ध्यान लगाएं, तो फिर हम मोक्ष की यात्रा की तरफ भी अपने कदम बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से हम 12 घर का फल सुधार सकते हैं अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी कुंडली के कौन से ग्रह मजबूत हैं और कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, जिनका फल हमें सुधारना है। जिनका फल सुधारना है उससे संबंधित जो रिलेशन है उसको हमें मजबूत बनाना है, उसके ऊपर हमें अपनी फोकस रखना है, यानी उसके ऊपर हमें कुछ पैसा खर्च करना है, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी है, उसकी सहायता करनी है, उसकी देखभाल, उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। तब वो ग्रह मजबूत होता है। मात्र अंगूठियाँ पहन लेने से या दान करने से, ग्रह के जाप करने से काम नहीं चलता। रिलेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें भी हमें बना करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि कुंडली के जो 12 घर हैं उनका विशेष फल है,
और विशेष भाव के एक न एक मालिक भी हैं। अगर कोई फल कुंडली में बिगड़ा हुआ है और हम उसका फल लेना चाहते हैं तो हमें उस ग्रह को सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए वो रिश्ता सुधारना पड़ेगा और अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ग्रह विशेष फल कब देते हैं। आइए मैं आज आपको इसके बारे में भी बता दूं कि ग्रह कब विशेष फल देते हैं। देखिए, ग्रह जब गोचर से उस घर में प्रवेश करते हैं जिसका हमें फल चाहिए तब विशेष फल होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमें कुटुंब का फल चाहिए, दूसरे घर का फल चाहिए, यानी घर में मांगलिक कार्य हो, विवाह इत्यादि हो, संतान का जन्म हो, अधिक धन आए, तब फिर क्या होगा, जब बृहस्पति गोचर से द्वितीय भाव में जाएगा, क्योंकि ये फल भी बृहस्पति के अधीन है, तब यहाँ का फल आपका बढ़ करके प्राप्त होगा। अब उसमें उसका फल प्राप्ति का सटीक समय क्या है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि बृहस्पति अपने 10 से 20 अंश के बीच में सबसे अधिक अच्छा फल देता है। तो जब बृहस्पति यहाँ पहुँचने के बाद, गोचर से पहुँचने के बाद जब 10 अंश का होगा तब आपको विशेष फल होगा। आप महसूस करेंगे कि आपका व्यापार उस समय काफ़ी बढ़ गया, धन अच्छा आने लगा, अगर आपके वहाँ मांगलिक कार्य होने थे तो उसका टाइम आ गया, संतान होनी थी तो संतान होने का टाइम आ गया, बहू इत्यादि आने का समय है, पुत्र वधू या कोई भी शादी विवाह मांगलिक तो वो फिर इस समय होने लगेंगे। इसी प्रकार सब ग्रहों की डिग्री है जिसमें वो विशेष फल देते हैं। जब वो गोचर से उन घरों में पहुँचेंगे जिसके वो मालिक हैं या उसके फलदाता हैं तब विशेष फल होगा। जैसे आप बुध के बारे में बात करें तो जब बुध अपने घर में आएगा, कहीं पर भी जहाँ बैठा हो उसी घर में गोचर से आएगा, तो बुध का स्वभाव है कि वो संपूर्ण राशि में एक जैसा फल देता है, इसलिए वो बराबर फल देगा। उसके लिए अंश विशेष के बारे में समझने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 20 से 30 अंश में विशेष फलदायी होता है। कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वो जब उसी भाव में आकर 20 अंश पे पहुँचेगा और 30 अंश के बीच में वो अपना विशेष फल दे देगा। अब मंगल की बात करें तो मंगल 1 से 10 अंश में आपको विशेष फल दे देगा, क्योंकि मंगल शीघ्रता से फल देता है। तो जैसे ही मंगल प्रवेश करेगा 10 अंशों के बीच में अपना संपूर्ण फल दे देगा। सूर्य भी इसी प्रकार है, 1 से 10 अंश में ही विशेष फल दे देता है। राहु बृहस्पति के समान ही फल दे देता है, नहीं सॉरी, राहु जो है बुध के समान बराबर फल देता है, माफ कीजिएगा, और केतु बृहस्पति के समान संपूर्ण राशि में बराबर फल देता है। अब बचे शनि। शनि जो है वो 20 से 30 अंश के बीच में आपको श्रेष्ठ फल देंगे। तो जब शनि अपने 20 अंश पर पहुंच जाएंगे तब श्रेष्ठ फल देंगे। मुझे लगता है लगभग मैंने सभी ग्रहों का बता दिया, चंद्रमा का बता दिया, सूर्य का बता दिया, मंगल का बता दिया, बुध का बता दिया, बृहस्पति का और शुक्र का। शुक्र भी 20 से 30 अंश में अच्छा फल देते हैं और वो भी बृहस्पति के समान ही है। तो जब इन ग्रहों का उस अंश में पहुंचना होता है और वो जिस भाव के स्वामी है, माना शुक्र यहाँ बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी है, और जब वो उस अंश पे पहुंच जाएगा तब फिर वो आपको विशेष फल दे देगा, क्योंकि ये उसका फल देने का समय आ जाएगा। तो अब शुक्र से संबंधित जो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं, अगर शादी की आयु है तो फिर आपको शादी की प्राप्ति होगी। अगर आप कार्य व्यापार अच्छी तरह से कर रहे हैं तो विशेष उन्नति या विशेष धन की प्राप्ति उस पीरियड में हो जाएगी। इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि जिस भाव का हमें फल चाहिए, गोचर से वो ग्रह अगर वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो जब वहाँ पर उतने पर्टिकुलर डेज में रहता है या उसी की महादशा चल रही होती है, अंतरदशा चल रही होती है, तो वो फिर विशेष फल होता है। इन विशेष फलों का महत्व ये है कि हमारे पेंडिंग काम जो बहुत दिनों से पड़े होते हैं, जो नहीं हो रहे होते हैं, जिसके लिए हम परेशान होते हैं कि ये काम बनेंगे, समझ लीजिए वो एकदम से पीरियड निकल आता है कि ये विशेष काम उसी समय निकलेंगे, क्योंकि उनके जब वो अंश पर वो
ग्रह वहाँ पहुँचेगा तो निश्चय ही आपको वही फल देगा कि जो उसको उस समय देना चाहिए और आपकी आवश्यकता है। तो विशेष फल के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो उतने अंशों पर उस घर में पहुँचे जिसका हमें फल चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे कि एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।